सहमति, असहमति और विसम्मति, यानी सत्ता पक्ष, विपक्ष और तीसरा पक्ष। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। यानी जो नरेंद्र मोदी से सहमत हैं, उनकी नीतियों के पैरोकार हैं, 2024 के बाद भी मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा मौका देना चाहते हैं, वो एनडीए के खेमे में है और उनका जुटान बारिश और बाढ़ से बेहाल देश की राजधानी दिल्ली में सरेआम। वहीं जो नरेंद्र मोदी से असहमत हैं, उनकी नीतियों के विरोधी हैं, 2024 में हर कीमत पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहते हैं, उनका जुटान कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होता है। वही कर्नाटक जो चंद माह पहले तक भाजपा का दुर्ग हुआ करता था, दक्षिण में भाजपा का प्रवेश द्वार था, लेकिन अब उस बेंगलुरु यानी कर्नाटक पर कांग्रेस का कब्जा है। यही कारण है कि विपक्षी एका के लिए कर्नाटक की जमीन को मुफीद माना गया। संख्या कम बेसी हो सकती है, किसी के पक्ष में 24 तो किसी के पक्ष में 30 का गणित हो सकता है। कुछ इधर भी जुड़ेंगे, कुछ उधर भी जुड़ेंगे, लेकिन इस पूरे जमावड़े को अगर काबा के विश्लेषण की परिपाटी पर तौला जाए तो बिहार में काबा, मुंबई में काबा, एमपी में काबा की तर्ज पर यदि यह पूछा जाए कि 2024 में काबा, तो जवाब यही होगा, गुना गणित चालू बा, खेला बाकी बा। लेकिन इन सब के बीच यह तय हो गया है कि कल तक जो कहा करते थे कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कटक से लेकर अटक तक अजय हैं, वो 2024 को लेकर डरे हुए हैं, साथी खोज रहे हैं, नए नए दलों को जोड़ रहे हैं। इन दलों में तो कई दल ऐसे भी हैं जो बिना दांत के हैं, यानी लोकसभा में उनका कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है। मतलब यही हुआ, अगर भोजपुरिया जुबान में कहूं तो बिना बैल का दांत गिना जा रहा है, भीड़ बढ़ाई जा रही है। बावजूद इसके आरोप ये लगाया जाता है कि जो बेंगलुरु में जुटे हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, उन्हें हर कीमत पर हारना ही है। ये जो जमात इकट्ठी हुई है ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है, तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है, तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं। बेंगलुरु में बैठक कर रहे विपक्षी दल जब एक मंच पर आते हैं तो कोशिश यही होती है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, यानी हम सब लोग एक साथ मिलकर
मोदी को हराएंगे और लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए की बताई जाती है। लेकिन जब पारी नरेंद्र मोदी की आती है तो नरेंद्र मोदी खुले शब्दों में कहते हैं कि बेंगलुरु में जो लोग जुटे हुए हैं वो बेईमानी का सम्मेलन है, बेईमानों का जमावड़ा है, भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, परिवारवादियों का जमावड़ा है। आदत रही है राजनीति की, उनका परिवारवाद दिखाई देता है, अपना परिवारवाद पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता है। लेकिन एक और तस्वीर सामने आती है, जिस तस्वीर की ओर छोटे मोदी यानी सुशीले कुमार मोदी नीतीश कुमार के छात्र आंदोलन के दिनों के साथ ही सुशीले कुमार मोदी इशारा करते हैं, कहते हैं कि जो नीतीश कुमार पटनवा में ड्राइविंग सीट पर बैठे नजर आ रहे थे, विपक्षी एका के अगुआ बने हुए थे, मात्र 24 दिन में हाशिए पर चले गए हैं और कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आ गई है। सवाल तो वाजिब है, ये सवाल वाजिब इसलिए भी है कि आपको याद होगा कि पटना में जब विपक्षी दलों की बैठक हुई थी या बैठक से बहुत पहले से भी नीतीश कुमार लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे और एक मंच पर आने की बात कर रहे थे। पटना में भी जो विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई थी उसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे और पीठ पर खड़े थे बड़का भैया यानी लल्लू यादव। वहां एक दृश्य जो बना था कि केजरीवाल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखे थे, लेकिन बेंगलुरु तक केजरीवाल के अध्यादेश की बात मान ली जाती है और केजरीवाल खुशी खुशी बेंगलुरु जाते हैं, विपक्षी नेताओं के साथ घुलते हैं, मिलते हैं और मानसून सत्र में अध्यादेश की लड़ाई को जीत लेने की बात करते हैं। लेकिन जो बैठक के बाद जो विपक्षी दल मीडिया से रूबरू होते हैं, उस मंच से नीतीश कुमार गायब दिखाई देते हैं और ना ही नजर आते हैं बड़का भैया यानी लल्लू यादव। ये तय तो होता है कि अब हम महाराष्ट्र में मिलेंगे, लेकिन कल तक जो लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार संयोजक बनाए जा सकते हैं कथित विपक्षी एका के, नाम तो बन गया इंडिया नए गठबंधन का, लेकिन उस गठबंधन के मंच से नीतीश कुमार और बड़का भैया लल्लू यादव का अचानक गायब हो जाना मीडिया के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। क्या कारण है इस पे न तो नीतीश कुमार मुंह खोल रहे हैं और ना ही लल्लू यादव। हालांकि लल्लू यादव बोलते बहुत हैं और नीतीश कुमार समय पर बोलते हैं, लेकिन बोलते दोनों हैं, चुप नहीं रहे। लेकिन अभी उनको लग रहा है कि शायद नहीं बोलना चाहिए, इसलिए ये लोग बोल नहीं रहे हैं। लेकिन दृश्य तो यही था। बात आ रही है कि आप नाराज होकर निकले वहाँ से। हम क्या कहीं नाराज हो? ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। अब बताइए, तब बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लेना देना है? आप बोलिए ना, तरह तरह की बात लोग कहते हैं। आप लोग भी यहाँ बैठे हो, हम चले गए थे, इसलिए कोई खास बात तो है नहीं। वहाँ तो बात हो गई थी, वही उन लोगों को कहना था, वहाँ पर कही है, कोई ऐसी खास बात नहीं। हम तो बोल ही दिए थे कि हम लोगों को निकलने दीजिए, अब ठीक ही। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी, इसलिए लोग कह रहे हैं कि वो नाराज होकर चले गए। आपको नाम पे आपत्ति है, इंडिया नाम पे? नहीं, कुछ नहीं। और तो मीटिंग में सब बात हुई है ना, सब तरह की बात हुई है।
सारा तरफ से बात, सब लोगों का सुझाव आया और उसको लोग किया फाइनली और उसको घोषित किया गया। उसके बाद हम लोग निकले, साथे सब खाना खाए हैं और उसके बाद तो आप लोगों के यह प्रेस के साथ मीटिंग होने वाली थी, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है और हमको जाने दीजिए, हम लोग को सजा पूरे बिहार वाले तीनों चारों। खैर, बात हो रही थी सहमति असहमति विसम्मति की, सत्ता पक्ष विपक्ष और तीसरे पक्ष की। तो बेंगलुरु का दृश्य बदला हुआ था और वहां जैसा कि छोटे मोदी ने इशारा किया, ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस थी और न सिर्फ कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर थी बल्कि सोनिया गांधी। जी हाँ, वही सोनिया गांधी, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी पूरी तरह से बैठक का कमान संभाले हुए दिख रही थी। आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी का इंडिया साइन हो रहा था, यानी प्रमोद महाजन के नेतृत्व में इंडिया साइनिंग कैंपेन चलाया गया था और कहा यह जा रहा था कि वाजपेयी को कोई हरा नहीं सकता, सरकार आने वाली है, जैसे मोदी के विषय में कहा जा रहा है, मोदी अजय है। तो इंडिया साइनिंग के दौरान सोनिया गांधी ने कमान संभाला और अचानक वाजपेयी का विजय रथ रुक जाता है, विजय की गाड़ी, रथ का पहिया घिस जाता है और आगामी 10 साल तक मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री। यही कारण है कि वैसे तो भाजपा के निशाने पे हमेशा से सोनिया गांधी रही हैं, लेकिन बीच में राहुल बनाम मोदी बहुत चला। सोनिया गांधी थोड़ा पर्दे के पीछे आ गई थी क्योंकि कहा यह जा रहा था कि सोनिया गांधी बीमार हैं। हरियाणा में आपने देखा होगा कि किसानों के बीच सोनिया गांधी डांस करती हुई भी दिखी और कर्नाटक में तो सेंटर स्टेज पे थी। तो पक्ष का हमला यानी भाजपा का हमला सोनिया गांधी पर तेज हुआ है क्योंकि भाजपा को लग रहा है कि सोनिया गांधी के विपक्षी एका का कमान संभालने के बाद कहीं अच्छे दिन वाली सरकार का दावा जुमला न साबित हो और भाजपा के अच्छे दिन बुरे दिन में न बदल जाए। खैर, ये तो हुई पक्ष व विपक्ष यानी सहमति असहमति वालों की बात, लेकिन लोकतंत्र में विसम्मति रखने वालों यानी वॉइस ऑफ डिसेंट का भी अपना महत्व है और वर्तमान परिस्थिति में भी जब लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए की कही जा रही है, कुछ ऐसा माहौल बनता हुआ भी दिख रहा है। यानी कुछ लोग, कुछ नेता और कुछ दल ऐसे भी हैं जो अलग डपली अलग राग अलाप रहे हैं, न तो इंडिया वालों के साथ हैं और ना तो एनडीए के साथ। आगे क्या होगा वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन इन विसम्मत लोगों में जो दल हैं वो है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस, बादल की शिरोमणि अकाली दल, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और भी कई दल हैं जो न तो इस खेमे में है और न उस खेमे में। वैसे जैसा कि मगरुआ ने कहा कि अभी इस बाबत कुछ कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि आधे इधर आओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ का खेल चलता ही रहेगा। लेकिन डर यही है कि कहीं ये विसम्मति की आवाज और बुलंद हुई तो ये मोदी हटाओ वालों का खेल भी खराब करेंगे और
मोदी को जिताने वालों का भी, यानी अनप्रेडिक्टेबल बने रहेंगे और राजनीति संभावनाओं का खेल है कि बुनियाद को और मजबूत करें। धन्यवाद।